आपकी केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में हम एक खबर जो आपको बताएंगे वो है अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस में क्या कुछ हो रहा है ये खबर आपको हम सबसे पहले बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कोटद्वार में चुनाव खत्म हो गया। शैलेंद्र रावत 14,000 वोटों से जीतकर मेयर भी बन गए। लेकिन कोटद्वार में क्या चर्चा है, कोटद्वार में क्या चल रहा है? वैसे कोटद्वार में कण्वाश्रम का मेला चल रहा है। कण्वाश्रम के मेले को लेकर भी हम आपको जरूर कुछ जानकारी देंगे और थोड़ी देर के बाद हम कण्वाश्रम ही जाएंगे। तो आज की शाम का जो हमारा वीडियो होगा कण्वाश्रम रंगारंग, क्योंकि हमारा जो चैनल है के बी न्यूज, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या है के बी न्यूज, तो कोटद्वार भाबर न्यूज हम दिखाते हैं। कोटद्वार भाबर में जो भी खबर होगी राजनीति की, खेल की, मनोरंजन की, सामाजिक सरोकारों की, तो आपको हम जरूर दिखाएंगे। शाम को हम दिखाएंगे कोटद्वार के कण्वाश्रम का रंगारंग कार्यक्रम। अभी आपको हम सबसे पहले खबर बताएंगे अंकिता भंडारी केस की, फिर आपको बताएंगे चकड़ेतों का शहर है कोटद्वार। अब कोटद्वार की बात करेंगे तो इस तरह की बात करने में फायदा है, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। चुनाव खत्म होने के बाद शैलेंद्र रावत जी ने अपने संगठन के लोगों के साथ मीटिंग भी कर ली। वहां पे सभी लोग मौजूद थे और अब वो शायद शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे होंगे और आने वाले दिनों में शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। मेयर की कुर्सी संभालेंगे शैलेंद्र रावत। उनकी चर्चा तो है, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा कोटद्वार में कांग्रेस में सिर्फ टब्बल की है। असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस। तो आज हम आपको कांग्रेस की भी पूरी खबर बताएंगे, क्योंकि खबर बताने के लिए हमें किसी नेता के इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, न किसी के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि सारी जानकारी हमारे पास है। 2002 से 2024 तक कोटद्वार में राजनीति में क्या क्या हो रहा है, बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, और खंडूरी फैक्टर क्या था 2012 का, सुरेंद्र सिंह नेगी वर्सेस भुवनचंद खंडूरी का जो चुनाव हुआ उसकी भी आपको सारी जानकारी देंगे। क्योंकि अक्सर आधा सच लोगों को बता दिया जाता है और आधे सच का पिटारा लेकर लोग पूरे शहर में घूमते रहते हैं, और इसीलिए कोटद्वार शहर की विकास की बात होती नहीं है कभी। आज की तारीख में भी कोटद्वार का कोई मुद्दा नहीं है। मतलब ये नहीं कि चुनाव खत्म होने के बाद जिन बातों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो ये हो रही है कि रंजना रावत को हरा दिया कांग्रेस ने, पूर्व मंत्री ने उनको धोखा दे दिया, इसलिए वो चुनाव नहीं जीत पाई। रंजना रावत कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या संभावना है, उस पर भी हम खबर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज खबरों की डोज और राजनीति की डोज है, मतलब आज आपके लिए, क्योंकि राजनीति में बड़ी दिलचस्पी है लोगों को। दरअसल हुआ यह है कि अब चुनाव जब चल रहा था, आखिरी हफ्ते, आखिरी 3-4 दिनों तक जिस तरह संसाधन बहाए जा रहे थे, तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा था राजनीति में। और अब चूंकि चुनाव खत्म हो गया तो अब लोग ढूंढ ढूंढ के, मतलब जैसे होता है ना, जैसे कोई शराबी आदमी होता है ना, वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को पकड़ता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। तो लोग हमसे भी बात करते हैं, बहुत स्मार्ट है लोग, बड़े स्मार्ट तरीके से बात करते हैं, तो उसकी बात भी करेंगे। पहले बात करते हैं गंभीर मसले की, अंकिता भंडारी केस। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में चल रही है। हम काफी लंबे समय से इस केस को आपको दिखा रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, क्या है इसमें जानकारी। तो आपको ताजा जानकारी देते हैं, अपडेट देते हैं। 31 जनवरी को अंकिता भंडारी केस की कार्रवाई हुई कोटद्वार न्यायालय में। और इसमें क्या है कि अब सारी जो गवाह थे, जो सरकार की तरफ से, यानी कि जो पुलिस की चार्जशीट में गवाह थे, जिस चार्जशीट के आधार पर पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को जेल भेज दिया गया है और अभी भी जेल में है, जमानत नहीं है उनकी, तो वो चार्जशीट ऐसी है जिससे साबित होता है कि ये गुनाह हुआ है, इन तीनों ने ही इस गुनाह को अंजाम दिया है। वो अलग बात है कि इसमें वीआईपी का एंगल और वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़े जाने की ज्यादा चर्चा नहीं है। मतलब चार्जशीट को देखकर ऐसा लगता है कि जो चार्जशीट तैयार की गई है उसमें ये कहा गया है, मतलब आप समझिए इनडायरेक्टली, कि वनंतरा रिजॉर्ट के टूट जाने से अंकिता भंडारी के इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और इसमें कोई वीआईपी नहीं था। ये इस चार्जशीट का ऐसा पहलू है जिस पर रोज बात होती है, रोज लोग बहस करते हैं। तो चलिए फिर अंकिता भंडारी केस में 31 जनवरी को जो हुआ कोर्ट में उसकी आपको जानकारी देते हैं। इस केस में लगभग फैसला आ जाता अब तक, लेकिन आखिर में अदालत ने डिफेंस को भी पूछा, डिफेंस यानी कि आरोपियों के वकील को पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो तुम्हारे जो क्लाइंट है उनको बेगुनाह साबित कर दे। ये एक अदालत की प्रक्रिया है, यानी कि इसमें आखिर में आरोपी को भी मौका दिया जाता है। तो फिर क्या हुआ कि हमको लग रहा था कि संभवतः गवाह ऐसा शायद नहीं होगा या बहुत कम होंगे, लेकिन डिफेंस ने कहा कि हमारे पास 12 गवाह है। यानी कि अभी कोर्ट में उन 12 गवाहों की बयान हो रहे हैं या उनकी गवाही हो रही है, जो ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे संभवतः कि ये लोग निर्दोष हैं जिनको जेल में बंद रखा गया है। तो 31 जनवरी को इत्तेफाक से हमारा सामना पुलकित आर्य की पत्नी से भी हो गया, मतलब आमना सामना हुआ, बात नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट का कुछ ऐसा मसला है कि किसी से भी कोई बात हो नहीं सकती। और चूंकि इस समय जो गवाह है शायद वो पुलकित आर्य के परिवारजन ज्यादा है, और सौरभ भास्कर के जीजा की इसमें गवाही हो चुकी है और पुलकित आर्य की पत्नी की गवाही हुई है 31 जनवरी को, और इसमें अगली तारीख है 7 जनवरी। तो अगर 12 गवाहों में दो दो तारीखें लगेंगी तो फिर आप मान के चलिए कि 6 महीने और लग जाएंगे, क्योंकि अगर पूरे गवाह 12 जो डिफेंस के हैं उनकी गवाही होगी या उनमें जिरह होगी तो फिर इसमें भी समय लगेगा। लेकिन ये सब कुछ औपचारिकता ही है, मतलब केस में जो कुछ होना था कोर्ट में वो हो चुका है, गवाही हो चुकी है, और लगभग मान के चलिए कि इसमें जो फैसला है
उस पर इस गवाही से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसकी संभावना हमें कम नजर आती है। तो अंकिता भंडारी केस में अगली तारीख है 7 फरवरी। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इस केस की जानकारी चाह रहे थे, तो हमने आपको बता दिया 7 फरवरी को अगली तारीख है। और फिलहाल इसमें डिफेंस को मौका दिया गया है कि वो भी अपने गवाह पेश करके इन आरोपियों को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, जिसकी संभावना मतलब कानूनी नजर से देखें तो बहुत कम नजर आती है। ये औपचारिकता ही मानी जाती है। लेकिन चूंकि अब केस में अगर यहाँ से अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलता है, आरोपियों को सजा होती है, तो फिर अगला जो कोर्ट है हाई कोर्ट है। इसलिए संभवतः ये जो 12 गवाह पेश किए जा रहे हैं, जो डिफेंस इस केस में गवाही करवा रहा है, तो वो आगे के कोर्ट की भी तैयारी कर रहा होगा, ऐसी हमें किसी वकील ने जानकारी दी है। अब आगे बढ़ते हैं। चकड़ेतों का शहर कोटद्वार। कोटद्वार में चुनाव खत्म हो गया मेयर का। लालडांग मोटर मार्ग की बात तो कोटद्वार के लोग करते भी नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। राजनीति एक ऐसा मकड़ जाल है कोटद्वार में, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर भी फंस गए और ऐसे ऐसे लोग भी निकल गए जो कोटद्वार के लोगों को फंसा गए। कोटद्वार के विकास कार्यों को ऐसे स्टेज पर ला दिया कि अब वो और भी खराब हो गए। असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस और रंजन रावत की चर्चा है आजकल कोटद्वार में। तो चलिए फिर आपको बताते हैं तफसील से। और मुझे लग रहा है कि आज आपकी जो राजनीतिक एक इच्छा होती है ना लोगों की, क्योंकि कोटद्वार में रिटायर्ड लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की भी बहुत बड़ी संख्या है, और सुबह से शाम तक गली मोहल्ले नुक्कड़ में दुकानों में बैठकर बहस करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा। तो इन तमाम लोगों को जितनी जानकारी है वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमको जो जानकारी है हम उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कड़वाश्रम का मेला है आज, तो मेले में आप जरूर जाइए। अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचता है, उस समय तक आप नहीं गए तो आप जरूर जाइए। कड़वाश्रम के मेले में रंगारंग कार्यक्रम है। रंजना रावत को किसने दिया टिकट? कोटद्वार में असली कांग्रेस नकली कांग्रेस का जो मसला चल रहा है, दरअसल कोटद्वार कांग्रेस में जो जिलाध्यक्ष हैं विनोद डबराल और बलवीर सिंह रावत, एक रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं, लेक्चरर हैं, 2-3 लोग और हैं। ये एक अलग तरह की कांग्रेस चला रहे थे बहुत लंबे समय से, और रंजना रावत भी लगभग इसी ग्रुप का हिस्सा रही हैं। और रंजना रावत को टिकट दिल्ली से किसी के फ़ोन पे मिला, यानी कि कोटद्वार की जो कांग्रेस है इसकी सहमति रंजना रावत को लेकर नहीं थी, इसीलिए कोटद्वार की कांग्रेस रंजना रावत के प्रचार में नहीं आई। महानगर कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर ये बताइए, आपकी रंजना रावत को 24,000 वोट किसने दिया? जाहिर है वोट उन्हें कांग्रेस का ही मिला, क्योंकि जितने भी कांग्रेसी उनके प्रचार में नहीं आए, उन सब की अगर मैं व्हाट्सएप डिटेल आपको दूं तो किसी भी कांग्रेसी के व्हाट्सएप में न तो रंजना रावत को लेकर कोई टिप्पणी की गई नकारात्मक, और न किसी ने नकारात्मक प्रचार किया। आप लोग भी अगर उनके व्हाट्सएप को देखेंगे तो मालूम चलेगा। तो कुल मिला के साइलेंट विरोध था, और साइलेंट विरोध का नतीजा ये हुआ कि कोटद्वार में जितना कांग्रेसी वोट है जो अब तक पड़ता आया है 2002 से अब तक, पिछले निकाय चुनाव में भी, तो वो सारा वोट रंजना रावत को ही मिला, कांग्रेस के सिंबल पे ही मिला। तो फिर इसमें धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी ने भी चुनाव लड़ा, तो उनको भी लगभग 25,000 ही वोट मिला या 25,500 मिला होगा। तो ये जो बातें कर रहे हैं लोग, ये बहुत चकड़े टाइप के लोग होते हैं। और जहाँ तक असली कांग्रेस नकली कांग्रेस की बात है, तो विनोद डबराल जी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। कहने को वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन संभवतः उनके जिलाध्यक्ष पद पर तैनाती उस समय हुई जब शैलेंद्र रावत जी यमकेश्वर में सक्रिय थे, यमकेश्वर में चुनाव लड़ रहे थे। तो उनके भी भाषणों को अगर आप देखेंगे, पूरे जो कैंपेनिंग हुई, हमारे पास तो सारे ही वीडियो रहते हैं लगभग, तो किसी भी भाषण में विनोद डबराल ने शैलेंद्र रावत के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जो कि राजनीति में सबसे ज़्यादा अटैक उस पर किया जाता है जो मजबूत प्रत्याशी होता है, या फिर प्रत्याशियों की ही कुछ ऐसी कमियां निकाली जाती हैं जिससे चुनाव में बढ़त हासिल की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कोटद्वार में विनोद डबराल एकजुट क्यों नहीं कर पाए कांग्रेस को? इतने सारे जो लोग थे इस प्रचार में नहीं आए। अगर पूर्व मंत्री नहीं आए तो फिर वो महिलाएं क्यों नहीं आई जो उस समय रंजना रावत के साथ थी, जब रंजना रावत कोटद्वार में जिलाध्यक्ष बनी थी महिला। कोटद्वार में रंजना रावत को महिला जिलाध्यक्ष किसने बनाया? पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने। और जब वो कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष थी तभी से, और पिछले निकाय चुनाव में, हरक सिंह रावत के चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, उसी भूमिका को लेकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को जानकारी है। और उनके चुनाव प्रचार में न आने का कारण ये भी है, जो मुझे मालूम है, जितनी मुझे जानकारी है। बाकी मुझे लग रहा है इसमें बहुत जल्दी उनका भी बयान आ ही जाएगा। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी हो सकता है आने वाले 8-10 दिनों में या कभी भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया, रोजाना सिर्फ फुटबॉल हो रही है, असली कांग्रेस नकली कांग्रेस की लड़ाई लग रही है। तो अब कोटद्वार महानगर कांग्रेस ने भी विनोद डबराल पर बहुत सारे
आरोप लगाए हैं और उन आरोपों में कुछ सच्चाई भी नज़र आती, जैसा मैंने उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग को देखा है। तो रंजना रावत को टिकट कोटद्वार की जो कांग्रेस है, यानी जो कांग्रेसी कोटद्वार में, या यूँ मान लीजिए आप जो सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थक हैं, उनकी असहमति थी, मतलब सहमति नहीं थी, इसीलिए वो प्रचार में भी नहीं आए, साइलेंट विरोध था। लेकिन रंजना रावत ने 24,000 वोट प्राप्त किए। क्या फ़र्क है रंजना रावत और शैलेंद्र रावत में? रंजना रावत कोटद्वार में कम से कम आज के दौर में ये तो आप कह सकते हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी शैलेंद्र रावत के बाद तीसरे नंबर की नेता बनी गई हैं। कोटद्वार में नए नेताओं का बहुत अभाव था, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, यानी कि धरातल पर काम करने वाले, सड़कों पर संघर्ष करने वाले नेताओं की सूची में अब रंजना रावत का नाम है। रंजना रावत को अब ये डिसाइड करना है कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी है, क्योंकि धीरेन्द्र चौहान भी एक नेता थे बीजेपी के, संभवतः उनकी भी देखा जाए तो भूमिका रंजना रावत जैसी ही थी। रंजना रावत ने पार्टी का टिकट हासिल कर लिया, धीरेन्द्र चौहान पार्टी का टिकट हासिल नहीं कर पाए थे, ये ना उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला, लेकिन वोट उनको भी काफ़ी मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनकी बीजेपी में वापसी हुई और उसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया जब उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, और अब तो वो दुनिया में भी नहीं है। तो रंजना रावत को अगर वाकई राजनीति में अपना कैरियर चमकाना है तो उनको शैलेंद्र रावत से सीखना चाहिए। शैलेंद्र रावत से भी कुछ ऐसी राजनीतिक भूल कह सकते हैं आप हुई होंगी 2007 के बाद। 12 साल का वनवास हो गया, 12 साल तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने दमदार तरीके से वापसी की। तो जो चकड़ैत घूमते हैं कोटद्वार में हजारों की संख्या में, जिनको न तो कोटद्वार के विकास से कोई मतलब है, जिनका काम उजूल फजूल तर्क देना है, जो आज ये तर्क दे रहे हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो 1 साल पहले ये वही लोग हैं हजारों जो ये तर्क दे रहे थे कि शैलेंद्र रावत का तो अब कैरियर खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। ये वही 1000 लोग हैं जो अब कह रहे कि पूर्व मंत्री ने रंजना रावत का कैरियर खराब किया, ये चुनाव में उनकी मदद नहीं की। तो रंजना रावत जी को शैलेंद्र रावत से सीखना चाहिए। वापस आए बीजेपी में उनके नाम पे सर्वसम्मति नहीं थी, ये बात आप भी जानते हैं, शैलेंद्र रावत भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के संगठन को आगे कर दिया, खुद पीछे रहे और चुनाव जीत लिया। रंजना रावत के साथ उल्टा है, यानी रंजना रावत के साथ जो भी कांग्रेसी जुड़े हैं, उन्होंने उनको क्या सलाह दी ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन रंजना रावत ने खुद को आगे रखा और कोटद्वार कांग्रेस को बिल्कुल पीछे रखा, और आज वो कोटद्वार कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे। तो बिना पार्टी के संगठन के आगे की राजनीतिक राह भी उनके लिए आसान होने वाली नहीं है। कोटद्वार में हजारों लोग ऐसे हैं जो रंजना रावत से सहानुभूति रखते हैं लेकिन वोट नहीं देते, और इन्हीं लोगों से सावधान रहना चाहिए। इनको चकड़े कहा जाता है राजनीति की भाषा में। तो चकड़ेतों का शहर है, लालढंग मोटर मार्ग बनेगा नहीं बनेगा, मोटर नगर का गड्ढा भरेगा नहीं भरेगा, टैक्स की प्रक्रिया रुकेगी या नहीं रुकेगी, इस बात की चर्चा ये चकड़ेत लोग कभी नहीं करते। ये केवल इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई रंजना रावत के साथ धोखा हो गया। तो हमें भी ऐसे सैकड़ों लोग मिलते हैं रोजाना, काफ़ी स्मार्ट समझते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो मालूम चली जाता है क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो कोटद्वार में यही चल रहा है, और अब कांग्रेस की जो सिरपुटब्बल है उसके लिए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, आरोप लग रहे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा इस बात का फैसला तो आने वाले दिनों में हो ही जाएगा, क्योंकि अब इस पर तो खुलकर बात सुरेंद्र सिंह नेगी ही करेंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल तय थी कि रंजना रावत को लेकर सहमति नहीं थी। 1-1.5 महीने पहले जब जोत सिंह गुंसोला कोटद्वार आए थे और एक कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिसमें ये फैसला होना था कि किसको टिकट दिया जाए, कौन ज़्यादा प्रबल दावेदार है, तो लग रहा है कि उस बैठक का तो कोई नतीजा निकला नहीं। लेकिन इस बैठक में साफ साफ हो गया था कि पूर्व मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने काफ़ी मतलब तल्खी भरे अंदाज में जिलाध्यक्ष विनोद डबराल को भी बताया था कि आपने कोटद्वार में जो भी कार्यक्रम किया मुझे कभी सूचित नहीं किया, और जितनी मुझे जानकारी है तो पिछले 5-6 सालों में रंजना रावत की पूर्व मंत्री के साथ कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। यानी टिकट लेने से पहले भी, टिकट मिलने के बाद संभवतः 1-2 बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। और इसीलिए कोटद्वार में कांग्रेस है, जो कोटद्वार की जो कांग्रेस है, फिलहाल तो आप उसे मान के चलिए जब 20-22 सालों से सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव लड़ रहे तो उनका ही प्रभाव है कोटद्वार कांग्रेस में। और कोटद्वार कांग्रेस ने जो अपने नेता की अनदेखी हुई उस वजह से रंजना रावत का प्रचार नहीं किया, यही खबर सच है। और रंजना रावत जब महिला जिलाध्यक्ष थी तभी से ये तल्खी बरकरार है, क्योंकि रंजना रावत को महिला जिलाध्यक्ष बनाया था सुरेंद्र सिंह नेगी की सहमति से बनी वो। उस समय महिला कांग्रेस में सक्रिय जो महिलाएं थी, सुनीता बिष्ट जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, इसके अलावा कुसुम असवाल उस समय जिलाध्यक्ष थी उससे पहले, और गीता नेगी जो इसमें ब्लॉक प्रमुख रही और वर्तमान में निवर्तमान पार्षद भी रही। तो ये 3 महिलाएं क्यों नहीं आई फिर इनके प्रचार में, अगर इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है? तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा ऐसा अतीत है जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने इनका प्रचार नहीं किया रंजना रावत का। लेकिन रंजना रावत एक संभावना
भरी मतलब एक उम्मीद है कोटद्वार में। और जिस तरह से वो भाषण देती हैं, जिस तरह से सड़कों पर संघर्ष करती रही हैं, मतलब 2.5 साल से तो हम भी उनको दिखा रहे हैं। 2.5 साल पहले हमने चैनल खोला भी नहीं था। तो रंजना रावत के लिए सबसे बेहतर यही है कि पहले अपना घर देखें, यानी पहले महानगर कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाएं, ताकि आने वाले भविष्य में जो चुनाव होने उसमें उनकी दमदार उपस्थिति रहे। चक्रेतों की तो बात ऐसी होती है, और ऐसे चक्रेतों की संख्या हजारों में है। गणवाश्रम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल गए जो यही बात कह रहे थे, जो बात मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ। तो बीजेपी के अंदर बहुत खुशी है ऐसा नहीं है। शैलेंद्र रावत ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से इस चुनाव को जीता है, और इसमें उन्होंने बहुत सारे पूर्व सैनिकों को भी साधा है। साधा होगा, बातचीत की होगी, इसलिए बहुत सारा वोट उन्हें पूर्व सैनिकों का नुकसान उतना नहीं हुआ जितना उम्मीद लगाई जा रही थी। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों से उन्होंने संपर्क किया होगा, क्योंकि जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे तो सबसे हैरतअंगेज परिणाम तो गाड़ीघाट सने, लालपानी, काशीरामपुर इस जगह से आया, जहाँ पे कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए था। वहीं से कांग्रेस 6,000 वोट से पीछे थी। तो रंजना रावत को अपने घर के आसपास का एरिया भी देखना चाहिए, जहाँ से उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआत वार्ड नंबर 1 से ही हुई। पहले 1 नंबर से 20 नंबर के वार्डों की ही काउंटिंग हुई। तो 1 नंबर से 10 नंबर तक के जो वार्ड है वो लालपानी क्षेत्र, गाड़ीघाट, लकड़ी पड़ाव, आम पड़ाव, कोटद्वार शहर, काशीरामपुर, ये वार्ड है। और इन्हीं वार्ड से शैलेंद्र रावत 6,000 वोट से आगे थे। तो आरोप लगाना राजनीति में चलता ही रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महानगर कांग्रेस यानी कोटद्वार की कांग्रेस के साथ रंजना रावत का कोई तालमेल नहीं है। रंजना रावत को हरक सिंह रावत ने भी सपोर्ट किया, विनोद डबराल भी सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन इसके पीछे भी 2027 की एक अलग कहानी है। कोटद्वार बीजेपी में भी यही है। कुल मिला के कोटद्वार चकड़ेतों का शहर है। कोटद्वार में कड़वाश्रम का मेला भी हो रहा है, और कोटद्वार में जो राजनीतिक जाला बुना गया था, कहते हैं ना मकड़ी एक जाला बुनती है और बाद में उसमें खुद ही फंस जाती है। तो कोटद्वार में राजनीति का मकड़ जाल है। बड़े बड़े धुरंधर बीसी खंडूरी जी तक कोटद्वार के इस राजनीतिक मकड़ जाल को तोड़ नहीं पाए, लेकिन कई लोग यहाँ पर आके ऐसी जीत दर्ज कर गए कि जो एक रिकॉर्ड है। हरक सिंह रावत कोटद्वार से चुनाव लड़े, तो उनकी जो जीत थी वो 2002 से अब तक हुए चुनाव में सबसे रिकॉर्ड तोड़ जीत थी। तो किसने दिलाई उनको इतने भारी मतों से जीत, यही सोचने वाली बात है। और क्या किया हरक सिंह रावत ने कोटद्वार के लिए, ये भी सोचने वाली बात है। बहुत सारे हजारों चक्रेत ऐसे भी उनको बहुत बड़ा नेता मानते। हरक सिंह रावत के कार्यकाल में आपदा के दौरान डिग्री कॉलेज वाले रोड पे एक दीवार का निर्माण किया गया, जिसमें करीब 15-20 करोड़ रुपए उन चक्रेतों के भी फंसे हुए हैं जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं। आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है, और इनकी मजाल क्या है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे या किसी चैनल में जाके बोल दे जी हमारा पैसा फंसा दिया वन मंत्री जी ने, अभी तक मिल नहीं रहा है। 1-2 लाख 10-20 लाख की बात नहीं, करोड़ों रुपए है। लालडांग मोटर मार्ग को बनाने की जो कोशिश की गई वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही जो मुकदमा है उसके अनुकूल नहीं थी। और लालडांग मोटर मार्ग का मामला ऐसा फंस गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मार्ग में जो निर्माण हुआ था, यानी बीच में जिसको लेकर बीजेपी के नेता कह रहे थे कि बन गया पक्का, वो नियमों के अनुकूल नहीं था। और इसमें भी दूसरा पेंच है कि ये निर्माण कार्य हुआ क्यों। यानी जो काम हुआ था लालडांग मोटर मार्ग में, जो अब तो खैर पूरी तरह ध्वस्ती हो गया, वो भी नियमों के अनुकूल नहीं था, यानी उससे भी लालडांग मोटर मार्ग का पेच फंस गया। तो ऐसे चक्रेत लोग हैं जो कोटद्वार के विकास को नहीं देखना चाहते। चुनाव के टाइम पे खूब मस्ती की उन्होंने, खूब मजे लिए, खूब उनकी आतिर खातिर हुई। हो सकता है घर में नेताजी पहुंचे होंगे, कंधे में हाथ रखा होगा, पैर भी छू दिए होंगे, कुछ दे भी दिया होगा, तो उनको एक राजनीति का बुखार आ गया। अब चुनाव खत्म हो गया, नेताजी जीत गए, उनको अब और भी सारे काम करने होंगे। सरकार की मीटिंग में जाएंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, कुछ रोड मैप बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो लोग इस बुखार से निकल रहे हैं वो बड़े परेशान हैं, और वो एक ही बात कर रहे हैं कि रंजना रावत को कांग्रेस ने धोखा दे दिया। तो अब रंजना रावत जी को ही समझना है कि धोखा उन्हें किसने दिया और आने वाले समय में कैसे चलना है। इसके लिए सबसे बेहतर है कि वो शैलेंद्र रावत की जो चुनावी जीत है उससे कुछ सीखें। धीरेन्द्र चौहान भी यहाँ पे चुनाव लड़े, उनको भी बड़े लोकप्रिय थे, उनको भी बहुत सारे वोट मिले। तो कोटद्वार चकड़ेतों का शहर है, यहाँ के लोगों में अगर जागरूकता होती तो आज कोटद्वार एक ऐसी विधानसभा होती जो प्रवेश द्वार है पौड़ी गढ़वाल का, जहाँ पे इतनी संभावना है। हरिद्वार मात्र 40-42 किलोमीटर होता अगर लालढंग मोटर मार्ग बनता, और हरिद्वार से अगर कोटद्वार कनेक्ट होता तो कड़वाश्रम का भी विकास होता, और कोटद्वार में बहुत सारे रोजगार के अवसर भी खुलते। पहले कोटद्वार से रामनगर तक भी बस चलती थी, तो अगर हरिद्वार से लालढंग मोटर मार्ग होते हुए लोग रामनगर जाते तो इस पूरी बेल्ट में पर्यटन की भी संभावनाएं थी, और हजारों जो होटल से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी फायदा होता, कोटद्वार के शहर के व्यापारियों को भी फायदा होता। लेकिन कोटद्वार के शहर के व्यापारियों की तो खैर बात ही कुछ अलग है, और इसीलिए व्यापार भी घट रहा है, काम भी घट रहा है। आने वाले 10-20 साल बाद लगता नहीं कि कोटद्वार में
लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जब सभी लोग यहाँ से पढ़ने के बाद, कोर्स करने के बाद गाजियाबाद, नोएडा, बेंगलोर, बड़े-बड़े शहरों में शिफ्ट हो जाएँगे, तो फिर यहाँ पर वही बचेंगे 70-80 साल के बुजुर्ग, जैसे गाँव में है। इसलिए शहर का ध्यान रखिए, शहर को अच्छा शहर बनाइए, इस तरह चक्रेतों से सावधान रहिए जिनका कुछ काम नहीं है, जिनको इस बात की चर्चा करने का टाइम नहीं है कि अब कोटद्वार में निकाय चुनाव हो गए तो क्या जो टैक्स लगाने की प्रक्रिया थी वो रुकेगी, मोटर नगर का गड्ढा क्या भरेगा, कोटद्वार में पार्किंग की इतनी समस्या हैं, सने से सिगड्डी तक कितनी जगह खेती होती है, कई जगह सिंचाई का पानी नहीं जा रहा, कई जगह नालियाँ टूटी हुई हैं। तो ये कोटद्वार की जो मसले हैं इन पर बात होनी चाहिए, और ऐसे ही चक्रेतों से कोटद्वार का कुछ होने वाला नहीं। हमें तो अब काफ़ी कम उम्मीद नज़र आती है जिस तरह की राजनीति कोटद्वार में होती है, और जिस तरह लोग चुनाव के 1 हफ्ते में एक अलग से माहौल में ढल जाते हैं और फिर 4.5 साल तक उन्हीं लोगों को कोसते हैं और फिर चुनाव के समय उन्हीं के गले मिल जाते हैं। तो ऐसा चक्रेतों का शहर है कोटद्वार। चलिए फिर अगला वीडियो डालेंगे आपको कर्णवाश्रम से। 2012 का भी जिक्र चलते चलते मैं करूँगा जरूर। 2012 में चुनाव हुआ था भुवनचंद खंडूड़ी वर्सेस सुरेंद्र सिंह नेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भुवनचंद खंडूड़ी 2012 में चाहते तो उत्तराखंड की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते थे। कोटद्वार एक ऐसी सीट है जहाँ पे बीजेपी कांग्रेस में लगभग फाइट होती है, मतलब क्लोज ही रहती है। तो फिर उनको किसने सलाह दी कि आप कोटद्वार से चुनाव लड़ो? वो भी कोई चक्रेती रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें 2012 के चुनाव की पूरी कवरेज मैं आपको किसी दिन डाल दूंगा कि क्या हुआ था। आधा सच लोगों को दिखाया जाता है, उस आधे सच को लेकर लोग घूमते रहते हैं। तो पूरा सच जानिए, जागरूक रहिए, सुंदर कोटद्वार बनाइए। उसके लिए जरूरी है कि राजनीति की भी आपको सही खबर मालूम होनी चाहिए। देखते रहिए केवी न्यूज, खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की।